हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारा हिंदी साहित्य आदिकाल व मध्यकाल की यूनिट 4 है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, उसके बारे में और उसके युगीन पृष्ठभूमि, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश, साहित्य एवं संगीत आदि कलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। काव्य की प्रवृत्तियाँ रीतिबद्ध और रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त काव्य के बारे में जानेंगे। वीर काव्य, भक्ति काव्य और नीति काव्य के बारे में इस यूनिट 4 में हम जानेंगे। हम इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कर चुके हैं, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल है, जो 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक फैला हुआ माना जाता है। ये काल हिंदी साहित्य के विकास की दृष्टि से विशेष है, क्योंकि इसमें साहित्य का प्रमुख उद्देश्य श्रृंगारिक भावनाओं और अलंकारिक शैली का प्रदर्शन रहा है। तो जो इस काव्य की मुख्य विशेषता है वो है कि इसमें श्रृंगारिक भावना और अलंकारिक शैली का प्रदर्शन रहा है, और ये 1700 से 1850 ईस्वी तक रहा। रीतिकाल का नामकरण और समय सीमा। जो रीतिकाल का नामकरण, रीति का अर्थ है विधि या पद्धति। इस काल को रीतिकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय के कवियों ने काव्य निर्माण की परंपरा, अलंकारों और काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचनाएं की। तो ये उसका नामकरण की विकास है कि इसका नामकरण क्यों पड़ा। अब हम इसकी समय सीमा देखते हैं। ये काल 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद रीतिकाल की पृष्ठभूमि देखते हैं। तो राजनीतिक स्थिति। इस समय देश में मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राजाओं की सत्ता में उथल पुथल हो रही थी। तो इस जो मुगल साम्राज्य था इस टाइम एकदम ख़त्म होने की कगार पर था, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में आ गए थे और जो था मुगल साम्राज्य की सत्ता बिल्कुल डगमगा चुकी थी। तो राजनीतिक स्थिति बहुत दयनीय थी, और उसके साथ साथ जब राजनीतिक स्थिति दयनीय तो सामाजिक स्थिति दयनीय खुद ब खुद होगी ही। तो सामाजिक स्थिति, समाज में वर्गीय भेदभाव, विलासिता और नैतिक पतन का बोलबाला था। साहित्य की स्थिति, भक्ति काल के बाद रीतिकाल में भक्ति भावना का स्थान भोग विलास और नायिका भेद जैसे विषयों ने ले लिया। तो जो भक्ति काल के बाद रीतिकाल आया, तो रीतिकाल ने भोग विलास, मतलब जो कवि रचनाएं करते थे उसमें भोग विलास की भावना अत्यंत रूप में फैली हुई थी। ज़्यादातर कवि जो रचनाएं करते थे वो चाहते थे कि उनको रचनाओं से फ़ायदा हो, उनकी भोग विलास में महत्वपूर्ण भूमिका हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसलिए वो नायिका भेद जैसे विषयों ने ले लिया था। वो नायिका भेद पर ज़्यादा विषय लिखा करते थे, नायिका भेद के बारे में ज़्यादा अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं में लिखते थे। तो रीतिकाल के जो प्रमुख लक्षण है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविताओं में श्रृंगार रस, विशेषकर नायक नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। अलंकार का अत्यधिक प्रयोग। कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकार और काव्य शास्त्र जैसे नियमों का पालन किया। उसके बाद नायिका भेद, नायिकाओं की भिन्न भिन्न प्रकारों से विभाजित कर उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया। भक्ति भाव का अभाव। भक्ति और आध्यात्मिकता की जगह विलासिता और प्रेम की भावना ने ले ली। उसके बाद दरबारी काव्य। रीतिकाल के कवि राजाओं के दरबार में रहकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए रचनाएं करते थे। तो वो रचनाएं इस प्रकार करते थे कि राजा के वीरता, उसके शौर्य, उसके पराक्रम के बारे में ही अपनी रचनाओं में लिखते थे। वे चाहते थे कि ऐसी रचनाएं लिखे जिससे उनका राजा अत्यंत खुश हो। जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, पहले हैं भूषण। उनकी रचनाएं वीररस प्रधान है। प्रमुख ग्रंथ हैं शिव राजभूषण, छत्रसाल दशक। बिहारी है सेकंड नंबर पे, उनके जो अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रमुख ग्रंथ है उनका बिहारी सतसई। उनके बाद केशवदास आते हैं, उन्होंने काव्य शास्त्र पर भी लिखा है। प्रमुख ग्रंथ है उनका रसिक प्रिया। फिर देव, प्रेम और श्रृंगार रस के कवि। प्रमुख ग्रंथ भामिनी विलास एंड फिफ्थ वन है घनानंद। विरह के कवि हैं जो प्रेम में गहराई लाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल की सीमाएं। इस काल में साहित्य का उद्देश्य मुख्य दरबारी प्रशंसा और मनोरंजन बन गया था। भक्ति और सामाजिक चेतना की कमी रही। काव्य रचना में अलंकारों और शब्द आडंबरों पर अधिक ध्यान दिया गया। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं हम।
रीतिकाल का। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य शैली, अलंकार और श्रृंगार रस का उत्कर्ष देखने को मिलता है। इस काल में साहित्य में कलात्मक और सौंदर्य का विस्तार किया, लेकिन भक्ति भावना और सामाजिक चेतना का अभाव रहा। तो आपको आई थिंक कि आपको रीतिकाल समझ आया होगा। अब इस पूरे PDF को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको रीतिकाल क्लियर समझ आ जाएगा। उसके बाद हम युगीन पृष्ठभूमि, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश, साहित्यिक एवं संगीत आदि कलाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो रीतिकाल जैसे कि बताया गया 1700 से 1850 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण युग है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश, साहित्य और कलाओं की स्थिति ने गहरा प्रभाव डाला। इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, जिससे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ गई थी। क्षेत्रीय रियासतों और राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इस राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद दरबारों में कला और साहित्य को संरक्षण मिला, जिससे कवियों और कलाकारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। सामाजिक दृष्टि से ये काल वर्ग भेदभाव, जाति प्रथा और धार्मिक आडंबरों से ग्रस्त था। सांस्कृतिक रूप से दरबारी संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें विलासिता, श्रृंगार और मनोरंजन का महत्व दिया गया। इससे साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता बढ़ी और नायिका भेद, अलंकारी तथा काव्यशास्त्र पर आधारित रचनाएं प्रचलित हुई। आर्थिक परिवेश। आर्थिक रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। राजाओं और जमींदारों के संरक्षण में कलाकारों और साहित्यकारों को जीविका के साधन मिलते थे, जिससे वे दरबारों में रहकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते थे। साहित्य एवं संगीत की स्थिति कैसी थी? साहित्य में रीति काव्य की परंपरा विकसित हुई, जिसमें श्रृंगार रस, अलंकारिकता और काव्यशास्त्र पर आधारित रचनाएं प्रमुख थी। संगीत और नृत्य कलाओं का भी दरबारों में विशेष स्थान था, जिससे कलाकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। इन परिस्थितियों में रीतिकाल का साहित्य विकसित हुआ, जो तत्कालीन समाज, संस्कृति और राजनीति का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। काव्य प्रवृत्तियाँ देखते हैं हम। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसमें काव्य की विशेष प्रवृत्तियाँ विकसित हुई। प्रमुख काव्य वृत्तियाँ निम्नलिखित है। श्रृंगारिकता, जिसमें श्रृंगार की प्रधानता थी। नायक और नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन होता था। नारी सौंदर्य चित्रण, कवि ने नायिका के नखशिख वर्णन के माध्यम से नारी सौंदर्य का विस्तृत वर्णन किया और अलंकार के माध्यम से रचनाओं को आकर्षक बनाया। अलंकारिकता, कवि ने अलंकार का व्यापक प्रयोग किया, जिससे काव्य में चमत्कार और सौंदर्य की वृद्धि हुई। लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता। इस काल में काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें काव्य के नियमों और लक्षणों का वर्णन किया गया। वीर रस की कविताएं। श्रृंगार के साथ साथ वीर की रचनाएं भी इस काल में प्रचलित थी, जिनमें वीरता और शौर्य का गुणगान किया गया। प्रकृति चित्रण। कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया, जिसमें काव्य के सौंदर्य और भावुकता का समावेश है। और 7 है ब्रज भाषा की प्रधानता। इस काल में ब्रज भाषा काव्य की प्रमुख भाषा बनी थी, जिससे रचनाएं सरल और सुगम हो गई। 8 है दरबारी संस्कृति का प्रभाव। काव्यों ने अपनी आशयदाताओं की प्रशंसा में रचनाएं की, जिससे दरबारी संस्कृति का काव्य पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। रीतिबद्ध, रीतिसद्ध और रीति मुक्त काव्य। कवियों की रचनाएं रीतिबद्ध काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करने वाली, रीतिसिद्ध नियमों के साथ स्वतंत्रता और रीति मुक्त नियमों से मुक्त प्रवृत्तियों में विभाजित हो गई। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ do subscribe my channel and like the video, and thanks for watching.